नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 28 अप्रैल। बड़ी खबर निकल के आ रही है कैबिनेट की। बड़े फैसले, जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों को दिया बड़ा राहत। जम्मू कश्मीर में तोहफा दिया जा रहा है लगातार। मोदी सरकार खोल रही खजाना। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जैसे मोहम्मद की पंजाब को दहलाने की धमकी। आतंकी संगठन के निशाने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत 21 स्थानों को चिन्हित किया है। खुफिया एजेंसी हुई अलर्ट। तीसरी बड़ी अपडेट, यूएनएससी में वीटो के लिए भिड़ गया भारत। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्यों, हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां 30 यूरोपीय देशों पर जमकर भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर। दरअसल रायसीना डायलॉग जो चल रहा है उसमें उन्होंने संबोधन के दौरान एस जयशंकर ने भड़ास निकाली है यूरोपीय कंट्री पे, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, 40 देशों की खुफिया एजेंसी का भारत में जमावड़ा। डोभाल करेंगे मेजबानी, एनएसए अजीत डोभाल चीन एजेंडे में होगा। बताएंगे आखिर क्या है रणनीति, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच पाकिस्तान में विदेश मंत्री बने बिलावल भुट्टो जरदारी। अब अटकलों पर लगा विराम, यानी कोई टकराहट नहीं हो, हम आपको बताएंगे। चीन पे लगातार चीनियों पर हो रहे पाकिस्तान में हमले के बीच चाइना ने दी एयर स्ट्राइक की धमकी। कहा अगर तुम नहीं संभाल सकते तो हम करेंगे आतंकियों पर हमला। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीधी धमकी दी है चीन ने पाकिस्तान को, हम आपको बताएंगे। और बलूची कैसे जश्न मना रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ऐतिहासिक संबंध की निशानी खत्म। क्यू ने अपने हाथों से किया तबाह रूस का, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच पुतिन की धमकी से फिनलैंड, स्वीडन बेखौफ। नाटो में जाने का फैसला 22 मई को करेगा अप्लाई, यानी तीसरी विश्व युद्ध की टकराहट तेज। तो एक एक करके बताएंगे। पीएम मोदी ने कुछ एक बड़े ऐलान के लेकर से पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया तो पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इस देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। और अगर आप भी पीएम मोदी के नेतृत्व पे भरोसा करते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना न भूलो दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कैबिनेट के बड़े फैसले। जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। सरकार ने जम्मू कश्मीर स्ट्रीट वेंडरों के लिए खोला खजाना। देखते रहे आतंकी। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए डीएपी और सब्सिडी 5 गुना बढ़ा दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए भी केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और खजाना जो है वो एक तरीके से हम कहें खजाना खोल दिया है। दरअसल बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र के लिए फोरेंसिक और पोटाश उर्वरकों के लिए बड़ी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि रेडी पटरी वालों के लिए गारंटी ऋण मुक्त योजना पीएम स्वामित्व दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई है और बड़ी योजना अवधि में स्वीकृत ऋण 8100 करोड़ रुपए तक भी पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर में भी 4526 करोड़ रुपए की लागत से क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई और यहाँ 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इनमें 2700 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर की बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि रेडी पटरी वालों के लिए भी हमने बड़े पैमाने पर लोन देने का ऐलान किया है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसका, जम्मू कश्मीर के मजदूरों को भी इसका फ़ायदा होगा। यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से नक्सल प्रभावित इलाकों में भी 2G मोबाइल और 2G का उन्नत करके 4G में बदलने की मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर आतंकी इलाकों को भी विकसित करने की बात कही ताकि वहाँ से आतंकी पलायन कर सकें। तो ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भी हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया और 540 जम्मू कश्मीर 540 मेगावाट का कबर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब नदी पर बनेगा। जैसे पाकिस्तान तिल मिलाया तो जरूर है, लेकिन मोदी सरकार खजाना खोल दी, इससे 2700 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बड़ा ऐलान। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आए, जैश ए मोहम्मद की पंजाब को दहलाने की धमकी। आतंकी संगठन के निशाने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत 21 स्थान। पाकिस्तान घोषित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पंजाब को दहलाने की धमकी दी है और उनके निशाने पर सीएम भगवंत मान ने सहित अकाली दल के नेता हैं। जालंधर स्थित श्रीदेवी तालाब मंदिर, पटियाला का काल माता मंदिर सहित 21 स्थान है और इनका खुलासा सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने किया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है और हालांकि आपको बता दें एजेंसियां भी अलर्ट हैं और आतंकियों के मंसूबों पे पानी भी फेर रही हैं। खुफिया एजेंसी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, 30 यूरोपीय देशों पर 90 देशों के बीच बोलते हुए भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर। दरअसल दोस्तों रायसीना डायलॉग्स कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है, जहां विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा से ही नियम आधारित व्यवस्था का पक्षधर रहा, खुद इनका पालन किया
और दुनिया के सभी देशों से इसका पालन करने की अपेक्षा भी करता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही जब एशिया में इस नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती मिल रही तो यूरोप के देश हमें ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे थे कि हमें व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वे शुक्र मनाएं कि कम से कम आज जब यूरोप में वही नियम आधारित व्यवस्था को खतरा पैदा हुआ तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जयशंकर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में और भारतीय विदेश नीतियों से जुड़े विषयों पर रायसीना डायलॉग्स के नाम से हुए कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध की जारी बीच भी परिस्थितियों पर नियम आधारित व्यवस्था का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने भारत चीन के बीच 2020 में हुए सीमा संघर्षों के दौरान पश्चिमी देशों के रवैयों पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त पश्चिमी के देश ने हमसे कह भी रहे थे कि देखिए अपने तमाम विवादों और तनाव को किनारे रखकर यूरोप किस तरीके से व्यापार कर रहा है, एशिया को भी ऐसे ही करना चाहिए। तब तक हमें उन्हें बार बार याद दिला रहे थे कि नियम आधारित व्यवस्था विश्व स्तर पर खतरे में है। यानी आपको बता दें, साफ साफ विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरोपीय देश जो है वो दोहरे मापदंड अपनाते हैं। जब हमारे यहाँ युद्ध होता है या कहीं और तो वो हम कहते हैं कि सबसे पहले व्यापार बंद करो। जब यूरोपीय देशों में कुछ होती है तो व्यापार वगैरह कुछ नहीं बंद करते हैं। यानी व्यापार बंद करने को हमें रूस से कहेंगे और अपना स्वयं व्यापार करेंगे। तेल की सबसे ज़्यादा अगर कोई सप्लाई कर रहा है, खरीद रहा है रूस से तो यूरोपीय कंट्री हैं। और इसी को देखते हुए 29 यूरोपीय कंट्रियों पर जमकर भड़ास निकाली है विदेश मंत्री ने। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, डोभाल की मेजबानी में 40 देशों की जासूसी एजेंसी यानी खुफिया एजेंसी के प्रमुख भारत पहुंचे। दिल्ली में जबरदस्त जमावड़ा, एजेंडे में है चाइना। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 24 अप्रैल से बड़ी खबर निकल के आई जहां पर 40 देशों के खुफिया एजेंसियों की बैठक हुई है। दुनिया भर के, आपको बता दें, दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों की बैठक हुई है दिल्ली में। खुफिया एजेंसी के चीफ दिल्ली में मौजूद हैं। इस बैठक में वैश्विक और खास करके चीन की चुनौतियों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें ये बैठक हो चुकी है दोस्तों। 40 देशों के प्रमुखों का, 40 देशों की खुफिया एजेंसियों यानी जिसको NSA कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA, बड़े पैमाने पर NSA जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और यही कारण है, आपको बता दें, अब NSA अजीत डोवाल ने इसकी बैठक की और सिर्फ इजरायली खुफिया एजेंसी के चीफ मौजूद नहीं बल्कि फ्रांस खुफिया एजेंसी के बॉस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक 40 देशों खुफिया एजेंसी भारत पहुंची। और चीन एजेंडे के साथ साथ उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है जो आने वाले समय में खतरा पैदा कर सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां यूक्रेन संकट, संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटा रूस। यूक्रेन में वोटिंग से पहले दिन लिया फैसला। यूक्रेन संकट के बीच रूस अब संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने बुधवार को यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित करने के होने वाली वोटिंग से पहले दिन ये जानकारी दी थी। UNWTO ने एक ट्वीट में कहा कि रूस ने UNWTO से हटने के अपने इरादे की घोषणा की है। रूस का निलंबन तुरंत प्रभावी है। UNWTO ने मार्च में घोषणा की थी कि वो यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को निलंबित करना चाहता है और इस फैसले को 2 दिवसीय असाधारण आम सभा में 159 सदस्य राज्यों में से 2/3 द्वारा अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है, जो बुधवार को मैड्रिड में चल रहा है। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है। अगली अपडेट निकल के आ रही है जहां पर UN में भारत भिड़ गया है वीटो पावर को लेकर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, दुनिया भर में वीटो पावर को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। एक तरफ वीटो पावर की बात दुनिया कर रहा है तो दूसरी तरफ आपको बता दें वीटो पावर भारत के पास नहीं है, लेकिन दिसंबर तक उसे अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर बनाए रखा गया है। यानी भारत जो है इसी दिसंबर 2022 तक जो है वो UN का अस्थायी तरीके से प्रतिनिधि है। वीटो की बात करें तो केवल अभी अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन 5 देश अस्थायी प्रतिनिधि हैं। वीटो पावर दोस्तों वो कहते हैं उन देशों को कहते हैं जो देश कोई मुद्दा उठा करके उस पर पर्टिकुलर चर्चा कर सके। हालांकि आपको बता दें, अब एक ऐसा ही प्रस्ताव जो है वीटो प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन आम सहमति से इसे अपनाया गया बताया जा रहा है। लेकिन भारत ने इस पर बड़ा हमला प्रहार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, भारत ने UNSC में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में एकमात्र मुद्दे के रूप में वीटो लाकर, जिस पर शेष सदस्यता को कोई वास्तविक अधिकार नहीं है, वो कहीं न कहीं एक तरीके से ला करके इसे निराकरण करने की बात की जा रही है। सुरक्षा परिषद सुधार के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों से ऊपर एक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। यानी रशिया और यूक्रेन युद्ध को बार बार UN में चर्चा करने को लेकर भारत ने कहा वीटो ला करके बार बार इसी पे चर्चा कराया जा रहा है और भारत के वीटो को लेकर भी
चाइना को छोड़कर दोस्तों इस समय भारत वीटो पावर देने के पक्ष में जो है वो फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है और रशिया भी है। हालांकि चाइना ने भारत को वीटो पावर देने के पक्ष में नहीं है। वीटो पावर दोस्तों आपको बता दें जिसमें स्थायी प्रतिनिधित्व हो जाता है, यानी यूएन में आपको एक स्थायी सदस्य मान लिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कई देश ऐसे हैं जो रूस को एक तरीके से वीटो पावर से हटाना चाहते हैं। रूस को स्थायी प्रतिनिधि से यहाँ पर हटाए जाने की मांग उठ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों पुतिन की धमकी से फिनलैंड, स्वीडन, वेकॉप नाटो में जाने का फैसला 22 मई को करेंगे अप्लाई। दरअसल यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच अब यूरोपीय के दो स्वीडन और फिनलैंड ने भी रूस के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। खबर है कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो सदस्यता के लिए एक 7 मई को आवेदन करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के अखबारों की ओर से दावा किया गया है कि दोनों ही देश एक साथ नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे। पिछले साल यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने की घोषणा की थी, जिसके चलते रूस के साथ लंबे समय से तनाव के बाद दोनों देशों के भीषण युद्ध छिड़ गया था। और आपको बता दें ये बड़ी खबर कि रशिया ने चेतावनी दी है फिनलैंड और स्वीडन दोनों देशों को कि अगर नाटो देशों में शामिल हुए तो परिणाम जो है भुगतने के लिए। अगली अपडेट बड़ी खबर निकल के आ रही। उमर अब्दुल्ला ने कहा हमसे कहा गया हिजाब न पहनो, लाउडस्पीकर मत बजाओ, हलाल मीट मत खाओ। क्यों? हमारे लोगों को लगातार किया जा रहा तंग, यानी मुस्लिमों के हितैषी बन बैठे। दरअसल देश में इन दिनों चर्चा में चल रहे लाउडस्पीकर, हिजाब, हलाल मीट के मुद्दों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा साफ तौर पर कि हमारी हर चीज़ में उनको क्यों दिक्कत हो रही है। हमारे लाउडस्पीकर से आखिर 5 बार अजान दी जाती है, क्या वहाँ मंदिरों और गुरुद्वारों पर स्पीकर नहीं होते? हमने किसी को भी नहीं बोला कि वैसा खाएं या क्या ना खाएं, क्या पहने क्या ना पहने। हमें लगातार देश भर में टारगेट किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम लोगों से कह दिए हैं कि हिजाब ना पहनो, लाउडस्पीकर मत बजाओ, हलाल मीट न खाओ। हम लोगों को मामले में दखलंदाजी लगातार की जा रही है और ये ठीक नहीं है। ये कहीं न कहीं देश को तोड़ने वाली राजनीति चल रही है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, चाइना पाकिस्तान पर भड़का बोला कर देंगे एयर स्ट्राइक, अगर अब की बार हुआ तो संभाल पाओगे। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल पाकिस्तान में चीनियों पर हुए हमले के बाद अब चाइना गुस्सा जाहिर करते हुए चीन ने बड़ा हमला बोला है। चीन ने कहा है कि इस पर कड़ा रिएक्शन जताते हुए कहा है कि आने वाले समय में अगर इस तरीके की कार्रवाई जारी रही तो बहुत परिणाम जो है वो अलग हो सकते हैं। आपको बता दें कि परिणाम भुगतने की भी तैयारी चाइना ने दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा स्ट्राइक करेंगे कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर तुमसे नहीं संभल रहे तुम्हारे आतंकी तो फिर तैयार हो जाओ स्ट्राइक के लिए। हालांकि आपको बता दें ये आतंकी नहीं बल्कि ये है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। दरअसल ये अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं और BLA के ही एक फिदाइन महिला ने इस पर हमला किया गया है पाकिस्तान पर चीनियों को टारगेट करके, क्योंकि चाइनीज़ जो CPEC जा रहा है बलूचिस्तान से वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बलूच लोगों की संपत्ति, जल संसाधन पूरी तरीके से कब्जा कर रहा है और यही कारण है कि बलूची ने इसका विरोध किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर PM मोदी का ऐलान। बोले गैर BJP शासित राज्य जहां राज्यों से कहा अपने यहाँ कम करें टैक्स। दरअसल कोरोना वायरस के देश में फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बुलाई गई अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरला समेत कई गैर BJP शासित राज्यों को निशाना साधते हुए कहा है कि वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए अपने यहाँ टैक्स कम करें। तेल की बढ़ती कीमतों पर पहली बार बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मेरे इन राज्यों से प्रार्थना है कि नवंबर में जो करना था वो करें और वैट कम करके नागरिकों को इनका लाभ पहुंचाएं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। जर्मनी के मंत्री बोले कोई भी प्रमुख वैश्विक समस्या भारत के बिना सुलझाई नहीं जा सकती है। कोरोना को लेकर ये बड़ा स्टेटमेंट। दरअसल आपको बता दें जर्मनी के संघीय विदेश कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर टोबियास लिंडर ने कहा है कि कोई भी बड़ी वैश्विक समस्या भारत के बिना नहीं सुलझाई जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत जर्मनी एक महत्वपूर्ण भागीदार है। डॉक्टर लिंडर ने एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में आपसी सहयोगों को और बढ़ाएंगे। लिंडर ने कहा है कि हम प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन में भारत के साथ सहयोग चाहते हैं।
किसी भी बड़ी चुनौती का समाधान भारत के बिना नहीं ढूंढा जा सकता। भारत एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है और हम जर्मनी और भारत के बीच और घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लिंडन ने ये बात ऐसे वक्त में कही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही जर्मनी का दौरा करने वाले हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है जहां बिलावल भुट्टो बने पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री राशिद आरिफ अलवी ने दिलाई शपथ। उसके ऊपर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री चुन लिए गए हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई है। इस बात का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान की नई शहबाज सरकार के कैबिनेट में विदेश मंत्रियों का पद जो है वो बिलावल भुट्टो को मिलेगा। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और कश्मीर मामलों के प्रधानमंत्री के सलाहकार कमर जमा कैरा ने लंदन में पत्रकारों से बातचीत में पुष्टि की थी। बिलावल 1 या 2 दिन में विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जहां कैबिनेट बैठक के बीच बड़ी खबर श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार के गठन पर राजी हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। दरअसल श्रीलंका में आर्थिक संकट के साथ ही सियासी उठापटक जारी और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने बुधवार को कहा है कि वो सैद्धांतिक रूप से संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के साथ एक सर्वदलीय सरकार बनाने के इच्छुक हैं। उन्होंने ये भी संदेश श्रीलंका सरकार से जुड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को भी दिया है। समाचार एजेंसी ANI ने सिंघा की रिपोर्ट के हवाले कहा है कि गोटबाया राजपक्षे ने कहा है कि इस सर्वदलीय सरकार के ढांचे, कार्यालय, कार्यकाल और विभागों पर चर्चा के बाद सहमति बननी चाहिए। राजपक्षे ने कहा है कि प्रस्तावित सर्वदलीय सरकार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद बनाई जाएगी और उन्हें सत्तारूढ़ गठबंधन के राजनीतिक दलों को लेकर ये बातें कही हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें लगातार बढ़ रही इस तनातनी के बीच जो है वो आखिरकार झुकती नजर आ रही है श्रीलंकाई सरकार। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां आपको बता दें उत्तर प्रदेश में खामोशी और शांति दिख रही। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं तेजी के साथ। 42,058 लाउडस्पीकर हटा दिए गए वहीं जगहों से, जबकि 28,186 की आवाज़ें हुई कम। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए पूरे प्रदेश भर में पुलिस और प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने शुरू कर दिए हैं या उनकी ध्वनि निर्धारित मानकों के अनुसार कम करनी शुरू कर दी है। इसी बीच बुधवार दोपहर तक पूरे प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों से 4258 लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि 28,186 लाउडस्पीकरों की ध्वनि निर्धारित मानकों के अनुरूप कम कर दी गई है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार आगरा जोन में धार्मिक स्थलों से 30 लाउडस्पीकर हटाए गए, जबकि 905 स्पीकरों की ध्वनि कम कराई गई। मेरठ जोन में 1215 लाउडस्पीकरों को उतारा गया, जबकि 5976 लाउडस्पीकरों की ध्वनि कम कराई गई। बरेली जोन में 4 लाउडस्पीकरों को उतारा गया, जबकि 5469 लाउडस्पीकरों की ध्वनि कम कराई जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें सूचना के अनुसार लखनऊ जोन में 912 लाउडस्पीकरों को उतारा जा चुका है, जबकि 6400 लाउडस्पीकरों की ध्वनि कम कराई गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, अब चीन और अमेरिका में छिड़ेगी जंग। ताइवान के पास से गुजरा अमेरिकी युद्धपोत भड़का ड्रैगन, सेना ने छेड़ा मिशन। दरअसल ताइवान को लेकर मामला इस समय गर्मा गया है। चाइना शुरुआत से ही ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए उनकी ओर से बीच बीच में ताइवान पर हवाई हमले भी किए जाते हैं। इस बीच बुधवार को चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उनके ईस्टर्न थिएटर कमांड के ताइवान के पास से गुजरी अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत का पीछा किया और उनके अनुसार ये घटना मंगलवार को हुई थी। चीन ने इनके साथ ही अमेरिका के इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को जानबूझकर तोड़ने का आरोप लगाया। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने जानकारी दी है। मंगलवार को ताइवान के जल मध्यम में दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में चीनी सेना के समुद्र जहाज देखे गए और उसने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने ऑपरेशनों के जरिए स्थिति पर पूरा कंट्रोल होने के लिए हुआ है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई अगली, जहां पर मुख्तार अंसारी पे कसा गया शिकंजा। गाजीपुर में 5 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क साले के नाम थी जमीन। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बुधवार गाजीपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने करीब 5 करोड़ 10 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली है। उक्त जमीन मुख्तार के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम पर दर्ज की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से मुख्तार के समर्थकों एवं रिश्तेदारों में हड़कंप मचा है।
प्रदेश सरकार का डंडा लगातार माफियाओं पर चल रहा है। गाजीपुर में गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप संबंधित रिपोर्ट पर डीएम ने गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी और उनके दोनों सालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे और इसी क्रम में सदर एसडीएम प्रतिमा मिश्रा और सीओ ओजस्वी चावला ने यह कार्रवाई की है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, समान नागरिक संहिता को पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया संवैधानिक अल्पसंख्यक विरोधी कहा देश के मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकारें समान नागरिक संहिता कानून लाने पर योजना बना रही हैं। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। मंगलवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता और असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम बताया। कहा कि देश के मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वे ऐसा कोई कदम उठाने से परहेज करें और उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जीवन जीने की अनुमति देता है और ये मौलिक अधिकार भी है और इस अधिकार के तहत अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों को उनकी रीति रिवाज, आस्था और परंपरा के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ की अनुमति है और उनके मुताबिक पर्सनल लॉ किसी तरीके से संविधान में हस्तक्षेप नहीं करता। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। आप इनको क्या कहेंगे? सुझाव दें। एक और अपडेट, डिप्टी सीएम केशव का दावा 2024 में समाप्त हो जाएगी सपा। दरअसल वर्ष 2024 में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बन जाएगी। ये बात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा। मौर्य भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बाराबंकी आए थे। स्थानीय एक गेस्ट हाउस में जिला प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह के बाद मौर्य ने ये बातें कही हैं।